नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने की ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। ऑपरेशन सिंदूर को बताया भारत को रिडिफाइन करने की कवायद का हिस्सा। राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य की किसी आतंकी घटना का जवाब देने में संकोच नहीं करेगा भारत। लोकसभा में गरजे गृह मंत्री, कहा ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किए गए पहलगाम के तीनों आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछने पर विपक्ष पर भी साधा निशाना। बोले अमित शाह, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वालों को सवाल पूछने का नहीं अधिकार। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से किसी को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया तो देंगे दखल। 12 और 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 साल पूरा होने पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में एनईपी की होगी अहम भूमिका। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के मौके पर नई पहल की शुरुआत। देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में 1 लाख से अधिक लगाए गए पौधे। टाइगर संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को भी किया गया सम्मानित। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों को जम्मू और कश्मीर में टीआरएफ के 3 आतंकवादियों को ढेर करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, यह वही टीआरएफ है जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी। जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश की सेना ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि सेना ने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति ना पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर्स और सहयोगी मारे गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुनें और उसका करारा जवाब दें। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका भारत के भविष्य के निर्माण में अहम है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन वही प्रतिक्रिया अगर आगे जाकर उसके चरित्र को प्रभावित करती है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ वर्तमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका रोल भारत के भविष्य को शेप करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महोदय, कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपने चरित्र के अनुसार किसी मुद्दे पर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है वह भी आगे चलकर कहीं न कहीं उसके चरित्र को प्रभावित करता है। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाते समय वर्तमान के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को मार दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने संयुक्त अभियान में ये तीनों आतंकी मार गिराए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। साथ ही चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को घेरते हुए कहा कि मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। गृह मंत्री ने कहा कि मारे गए 2 आतंकियों के पाकिस्तान के वोटर नंबर, राइफल और पाकिस्तान में ही बनी चॉकलेट भी उपलब्ध है। अमित शाह ने कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल दी। अमित शाह ने कहा कि भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पुलिस के अफसर शामिल हुए और उनके जनाजे को कंधा दिया। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये पूरी तरह से मान्यवर, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व की यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2005 से 2011 के बीच 27 जघन्य हमलों में करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। गृह मंत्री ने बताया कि कश्मीर के बाहर बीते 11 वर्षों में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ
उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। 14 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार जनाजे में किसी आतंकी के महिमा मंडन की इजाजत नहीं देती। धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है। जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर, एक जमाना था साहब 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे। पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, बात पक्ष विपक्षी नहीं, देश की सुरक्षा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे सीमा पर शांति बनी रहे। आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल जेपी नड्डा राज्यसभा में इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। I take back my words. Yes, take it back. Yes, sir. I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। 1 मिनट पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो, आई विल अलाउ ऑल ऑफ यू, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स।
Please go back. No, no. Please go back to your seats. No, go back to your seats. He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. माननीय एलओपी, please go back to your seats. माननीय सर, आप पीछे नहीं जाएंगे, आपसे एलओपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी. अपनी सीट पर जाए, अपनी सीट पर जाए. माननीय, पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय एलओपी बोलेंगे. पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर. तो राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार चर्चा हो रही है और जेपी नड्डा जो कि लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से विपक्ष जो है ना सिर्फ उटपटांग बयानबाजी करता है बल्कि कहीं ना कहीं देश की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखता। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं राज्यसभा का एक बार फिर से। भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी प्लीज, श्रीमती रेखा शर्मा प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले पुनः मैं आपसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा। हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें। यही परंपरा रही है। अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे, मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी। कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें। दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी। मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करता हूं, प्लीज। धन्यवाद माननीय डेप्यूटी चेयरमैन। तो लगातार राज्यसभा की बात की जाए, वहाँ चर्चा चल रही है। वहीं लोकसभा की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान ही समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव द्वारा चीन द्वारा घुसपैठ को लेकर उठाए सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा है। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। इसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी घटना का जिक्र करते हुए देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाए। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? जदयू सांसद संजय कुमार झा ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कहा कि यह नया भारत है, अगर कोई भी देश पर हमला करेगा तो उसके घर में घुसकर मारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज देश सुरक्षित हाथों में है। ऑपरेशन सिंदूर देश के शौर्य पराक्रम, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का पराक्रम का एकदम सैल्यूट करने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले जब भी आतंकवादी घटना हुआ, हम लोग क्या करते थे? पब्लिक से छुपा हुआ नहीं। जब भी आतंकवादी घटना हुई तो हम लोग जा करके पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप है उसको सर्जिकल स्ट्राइक हो या उनके कैंप है उसको हिट किया हम लोगों ने। प्रधानमंत्री जी ने जो न्यू डॉक्ट्रिन है, मोदी डॉक्ट्रिन है, न्यू नॉर्मल है देश का, कि अब देश के लोग को पता है कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। आतंकवादी घटना कहीं होगी तो उस पर जा करके अंदर घुस के हम लोग मारेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के खात्मे पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व का क्षण है। शुभम जहां भी होगा उसे शांति मिलेगी। मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोगों के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। साथ ही पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कौस्तुभ कणपोटे के पत्नी संगीता कणपोटे ने कभी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था कि ऐसा करने वालों को पकड़कर मार गिराया जाएगा। वे मारे गए, यह अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने सेना का भी आभार जताया। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी आतंकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कई अहम पहल की घोषणा की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में 1 लाख से अधिक देसी पौधे लगाए गए। साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने कई अहम पुस्तक और पुस्तिका जारी की और टाइगर संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया। डीडी न्यूज़ के संवाददाता तपस भट्टाचार्य की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत ने एक बार फिर टाइगर संरक्षण में अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघों की आबादी को संजोए हुए भारत ने विज्ञान आधारित रणनीतियों, जन भागीदारी और वर्षों की प्रतिबद्धता से ये मुकाम हासिल किया है। प्रोजेक्ट टाइगर को भी 52 साल पूरे हो गए हैं। साल 1973 में 9 टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज 58 टाइगर रिजर्व तक फैल चुका है। ये देश के 84,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। सुंदरबन से लेकर सरिस्का तक ये क्षेत्र अब पारिस्थितिकी और सामुदायिक सहभागिता का प्रतीक है। हमने एक संकल्प किया था कि हम ग्रीन अरावली को आगे बढ़ाएंगे और इसलिए ग्रीन अरावली के जो 29 जिले हैं उसमें हम अच्छी नर्सरियां लगाएंगे, जो देशी पेड़ों के लिए अच्छी नर्सरियां बने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कई अहम पहल की घोषणा की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में 1 लाख से अधिक देसी पौधे लगाए गए।
इस मौके पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने टाइगर संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मचारियों और समुदायों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में जहां देश में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है। टाइगर की संख्या के साथ ही साथ उनके रिजर्व एरिया का भी विस्तार करा है। इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर ये दिल्ली जू में एक हफ्ते की टाइगर को लेकर के प्रदर्शनी लगाई है। हम स्कूलों के बच्चों को बुला करके न केवल उनको टाइगर के बारे में इस प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, बल्कि वहाँ की जो हमारी ट्राइबल संस्कृति है और दिल्ली जू में घुमाकर नेचर के प्रति उनके मन में एक कॉन्शियसनेस का भाव जागरण करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही 4 अहम प्रकाशन भी जारी किए गए। ये सभी प्रकृति के संरक्षण के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, क्योंकि बाघों को बचाना पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बचाना है। डीडी न्यूज के लिए तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शरद मुदकर। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में बढ़ाया भारत का मान। राज्यसभा में विशेष चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की तरफ गलत नजर से देखने वाले की अब खैर नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को लगाई फटकार। भारत ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। हमले के जिम्मेदार तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत किया ढेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी जमकर बरसे। भारत की सैन्य ताकत को मिली और मजबूती। डीआरडीओ ने लगातार किए प्रलय मिसाइल के 2 सफल परीक्षण। प्रलय कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई, कहा यह मिसाइल हमें तकनीकी रूप से बनाएगी और सक्षम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के मौके पर नई पहल की शुरुआत। देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में 1 लाख से अधिक लगाए गए पौधे। टाइगर संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को भी किया गया सम्मानित। चीन में बरपा बारिश का कहर, कई इलाके हुए जलमग्न। राहत और बचाव कार्य हुआ शुरू। और आइए अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को मार गिराया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने संयुक्त अभियान में ये तीनों आतंकी ढेर कर दिए हैं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को घेरते हुए कहा कि मारे गए तीनों आतंकी
पाकिस्तानी थे। गृह मंत्री ने कहा कि मारे गए 2 आतंकियों के पाकिस्तान के वोटर नंबर, राइफल और पाकिस्तान में ही बनी चॉकलेट भी उपलब्ध हैं। अमित शाह ने कहा कि देश के पूर्व गृह मंत्री ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों को जम्मू एवं कश्मीर में टीआरएफ के 3 आतंकवादियों को ढेर करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह वही टीआरएफ है जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी। जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, इस दौरान रक्षा मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश की सेना ने हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि सेना ने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई क्षति ना हो। दूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलुओं पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तो अधिकतम नुकसान पहुंचे, मगर पाकिस्तान के आम नागरिकों की कोई क्षति न होने पाए, इसकी भी हम लोगों ने चिंता की। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं के द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार करीब 100 से काफी अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर्स, उनके हैंडलर और सहयोगी मारे गए। वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव द्वारा चीन द्वारा घुसपैठ को लेकर उठाए सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा है। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था, 1959 में कैप्चर किया और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। आज दूसरे दिन संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार चर्चा की जा रही है। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा में भागीदारी की।
खड़गे ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर एक तरफ पाकिस्तान की निंदा की तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर गलतियां करने का आरोप भी लगाया। साथ ही पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। अरे आप खुद ही गलती करते हो, आप खुद ही ऐसी चीजें करते हो और दूसरों को पाठ पढ़ाते हो। वहीं लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव द्वारा चीन पर कहीं ना कहीं उसकी घुसपैठ को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1962 के बाद से अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में चीन 1 इंच भी अंदर नहीं घुसा है। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि बात पक्ष विपक्ष की नहीं, देश की सुरक्षा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे सीमा पर शांति बनी रहे। आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा शांत रहें। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के खात्मे पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व का क्षण है, शुभम जहां भी होगा उसे शांति मिलेगी। खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोग के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। ऑपरेशन महादेव को लेकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए प्रशांत कुमार सतपथी की पत्नी प्रियदर्शनी आचार्य ने संतोष जाहिर किया है। उन्होंने इस सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो
भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी सही दंड दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। पहलगाम आतंकी हमले में मृत केरल निवासी एन रामचंद्रन की बेटी आरती आर मेनन ने भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर गर्व जताया। उनके मुताबिक यह आतंकवाद के प्रति भारत के जीरो टॉलरेंस को दर्शाता है। I feel deeply proud about the Indian Army and the unwavering commitment of our central government led by Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji, Defence Minister, all the officials working towards it. We have crossed actually 3 months since the attack, but the operation have never stopped. The investigation have never stopped. So this shows the strength of India. So I'm deeply proud about that. और लगातार आपको बता दें सदन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। हरसिमरत कौर बादल फिलहाल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। कश्मीर के भाइयों ने उनकी पीड़ा बताई और मैं पंजाब के लोगों की पीड़ा बताना चाहती हूँ जो उस बॉर्डर में बसते हैं, जहाँ दिन रात उनको इन बॉर्डर में रहने का उसका सामना करना पड़ता है। जिनके खेत उस तरफ थे उनको बोला गया आर्मी ने कि अपने फसल को काट दीजिए क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम बंद हो सकता है, तो फसल तैयार हो ना हो उसको काटना पड़ा। बेचारों को डर के मारे जब वो 3 दिन ऐसे वहां पे ब्लैकआउट हो रहे थे, ड्रोन चल रहे थे, फाइटर जेट्स चल रहे थे, लोगों ने डर के मारे अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने परिवारों को, अपनी चीजों को लेके कैसे वहां से उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और पाकिस्तान वाले जैसे कश्मीर में लगातार पूंछ में जैसे होता है, उन लोगों से पूछिए वो गरीब जो बॉर्डर में बैठते हैं और रोज इसको झेलते हैं, वो बॉर्डर के इलाकों के लोगों से पूछिए जो इसका निशाना बनते हैं, जिस करके बॉर्डर में कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, हमेशा बैकवर्ड होती है क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए सबसे आगे होती। सब मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी जो कहते हैं जंग क्यों रुका, कि ये जंग इसलिए रुकना जरूरी था क्योंकि आपके और हमारे बेटे नहीं है जो उस बॉर्डर में रोज मरते हैं, आपके और हमारे घर नहीं है जहां पे बुलेट चलती है और जहां पे शेलिंग होती है। उन गरीबों के बारे सोचिए जो इनका सामना करते हैं और इसलिए जंग को रोकना बहुत जरूरी था। सर, जब भी जंग होता है नुकसान लोगों का होता है। मैं ये जरूर मांगती हूँ कि ये बॉर्डर के लोगों का जो भरपाई होनी चाहिए वो कभी होती नहीं है, ना उनके टूटे हैं घर, ना उनकी सड़कें, ना उनका फसल का नुकसान, कोई उनके बारे कोई बात करता नहीं। और मेरे पंजाब में जो ये समा चल रहा था, तो दोनों सदनों में लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। और वहीं अब खबरों की तरफ लौटते हैं। आपको बता दें पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कौस्तुभ गणबोटे की पत्नी संगीता गणबोटे ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा था कि ऐसा करने वालों को पकड़कर मार गिराया जाएगा। वे मारे गए, यह अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने सेना का भी आभार जताया। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी आतंकियों को जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यों के शिक्षा मंत्री भी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को दर्शाती है जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बिंदु बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों का जमावड़ा हुआ। मौका था अखिल भारतीय शिक्षा समागम का, जिसमें शिक्षाविद, नीति निर्माता, छात्र और शिक्षकों के अलावा उद्योग जगत के लोग भी एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर कई नई पहलों की शुरुआत की गई। साथ ही 4 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि दुनिया के कई शीर्ष विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोल रहे हैं, जो शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण
और भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने में मददगार साबित होगा। आज मैं भारत की लगभग 1200 विश्वविद्यालय तथा उस इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशंस की उपलब्धि से जब आत्मविश्वास से भरा हूं, तब उसी समय में मैं विश्व की I am inviting and welcoming all the leading university of the global standards to my country, to Bharat. I am happy to inform you with this today's 4 LOI handover. Now we have given 11 LOI to global universities. I invite and welcome more university to Indian education ecosystem. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से प्राथमिक शिक्षा, खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लर्निंग आउटकम में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के तहत पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को संस्थागत फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया है। जब हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। नेशनल स्कूल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। बाल बाटिका को एक पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं। दूसरा प्रमुख उदाहरण मैं मानता हूं न्यू एज टेक्स्ट बुक को, जिसको एनसीईआरटी ने आज हमारे सामने लाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। गत 5 साल में इसने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप। और आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं लोकसभा का, जहां पर सपा सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बॉर्डर पर भारत के जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए, उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। पहलगाम की जो आतंकवादी हमला जो 22 अप्रैल को हुआ, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर आघात था। जहां एक तरफ सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। हमारा सवाल सीधे सरकार से यह है कि आखिरकार यह घटना क्यों घटी। आखिरकार पहलगाम में बाइसान वैली में जहां हजारों टूरिस्ट रोज जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूँगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। और जिस समय घटना घटी तो भारत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट्स JD वैंस भी यहाँ मौजूद थे, और जब भी इस तरह के VIP गेस्ट भारत में होते हैं तो हमेशा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बढ़ाई जाती है। और आपको बता दें, नासा इसरो का संयुक्त निसार मिशन कल GSLV F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो लगातार इस मिशन को लेकर नई जानकारी साझा कर रहा है। इसी क्रम में इसरो ने द्वितीय लॉन्च पैड पर GSLV F-16 की कुछ नई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुत्कल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।